हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर किस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि स्टार्ट कर चुके हम लोग ऑलरेडी। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कार्बन साइकिल पढ़ रहे थे, और कार्बन साइकिल हम लोग पढ़ लिए हैं। और हम लोग कार्बन का और कुछ सोर्सेस देखेंगे कि कार्बन और कहाँ कहाँ से रिलीज होता है, और एडिशनल कार्बन यानी जो हम लोग जितना जो कल कवर करने का कोशिश किए थे मानिए पिछला लेक्चर में, मैं आपको तो उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में, और फिर एटमॉस्फेयर में और कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस तरीके से लिथोस्फेयर में, किस तरीके से हाइड्रोस्फेयर में रहता है। तो मैं कुछ और बात आपको बताऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, यानी कार्बन के बारे में, कि कार्बन जो है कैसे और इंक्रीज किया जाता है, और हम लोग कैसे कार्बन को और एडिशनली बढ़ा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कार्बन का एडिशनल सोर्स पढ़ने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हाँ, बच्चा पूछेगा सर ये ज़बरदस्ती है? हाँ बच्चों, ज़बरदस्ती है यार। इधर उधर का वीडियोस देख के लोगों को मोटिवेट करते हो। एजुकेशन का चैनल है यार, अगर आपका मोटिवेशन हमारे लिए भी मोटिवेशन बन सकता है तो क्यों नहीं यार। अब तो सपोर्ट कीजिए। 100+ वीडियो होने जा रहा है, कुछ दिन में 150+ वीडियो हो जाएगा। अगर आप लोग अपना जज्बा हमें नहीं दिखाते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन कम हो जाएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एडिशनल सोर्सेज ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ एडिशनल सोर्सेज। बर्निंग ऑफ वुड फॉरेस्ट, यानी लकड़ी का या फिर फॉरेस्ट का जलने से भी जो है वो आपका CO2 निकलता है। आपको पता होगा बच्चों कि अगर हम लोग लकड़ी वगैरह जलाते हैं, कुछ भी हमारे अगल बगल, घर के अगल बगल, तो यहाँ से जो है जब हम लोग जलाते हैं तो वहाँ से CO2 गैस से निकलता है। तो चलिए ये बात बोल रहा है बर्निंग ऑफ वुड या फिर फॉरेस्ट मानिए जंगल वगैरह जब जलता है तो यहाँ से अगर जलेगा मानिए तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा भी कैसे ऐड होता है वो मैं आपको बताया। कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को जलाइए, उससे भी, ये नहीं कि सिर्फ लकड़ी जलेगा और जंगल जलेगा तो ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और भी बहुत सारा चीज़ से, मानिए कि जैसे पॉलीथीन जला दीजिए आप, फर्नीचर का कुछ जलाइए, या फिर मानिए कपड़ा वगैरह जलेगा, ये सब भी जलेगा तो भी क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वोल्केनिक एक्टिविटी, आपको पता होना चाहिए, जो पहाड़ रहता है और यहाँ से अचानक से वोल्केनिक एरप्शन हो जाता है, यानी पहाड़ फट के वहाँ से लावा निकलता है। जब लावा निकलता है उस टाइम भी क्या होता है? वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ये सब एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देता है कहाँ? एटमॉस्फेयर में। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं बच्चों? थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली 4 × 10⁻13 kg कार्बन इज फिक्स्ड। बच्चों अगर मैं आपको बोलूँ तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस में एक साल के अंदर 4 × 10⁻13 kg। अब 10⁻13 कितना होगा? आप यहाँ एक 1 लिखे और 13 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आप जोड़ लीजिए इसको, 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मिलियन, जो भी आपका आता है उसको आप जोड़ सकते हैं। तो देखिए 4 × 10⁻⁴ kg कार्बन, इतना कार्बन एनुअली यानी हर साल सिर्फ प्लांट द्वारा फोटोसिंथेसिस के दौरान कंज्यूम किया जाता है। क्या किया जाता है? कंज्यूम किया जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो प्लांट है, ये प्लांट तो आपको पता होना चाहिए, प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। तो इसको क्या चाहिए? CO2 चाहिए। तो ये CO2 लेता है। तो एक साल के अंदर पूरा हमारा अर्थ में, यानी पूरा बायोस्फीयर के अंदर, एक साल के अंदर 4 × 10⁻³ kg कार्बन, इतना कार्बन जो है वो एक साल के अंदर फिक्स किया जाता है। एक साल के अंदर प्लांट कंज्यूम करता है, एक साल के अंदर इतना kg सारा प्लांट मिला के ले लेता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फिर बोल रहा है रोल ऑफ ह्यूमन इन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन। बच्चों आपको पता होना चाहिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इंक्रीज हो रहा है, उसमें ह्यूमन का भी रोल है। ह्यूमन का रोल क्या है? रैपिड डिफॉरेस्टेशन।
अच्छा, रैपिड डिफोरेस्टेशन मतलब अगर हम लोग जो है पेड़ पौधा को काटते हैं तो उससे क्या होगा, पेड़ पौधा कटने से भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बच्चों? अच्छा सोचिए, बहुत सारा प्लांट है तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करेगा, यानी कार्बन फिक्स करेगा। और मानिए अगर प्लांट को काट दिया जाए तो ये कम कार्बन फिक्स होगा, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन का लेवल ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बच्चों, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मानिए कि अगर हमारा प्लांट अभी इतना कार्बन फिक्स कर रहा है 1 साल के अंदर, अगर हम सारा प्लांट को काट के आधा कर देंगे तो क्या आधा प्लांट मिलके इतना कार्बन फिक्स कर पाएगा? नहीं, वो आधा कार्बन मिलके इससे आधा फिक्स करेगा। यानी जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, तो उसमें कार्बन है, कार्बन फिक्स कर रहा है। तो अगर हम प्लांट्स को जितना ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ये लोग लेगा, कंज्यूम करेगा, उतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कार्बन कम हो जाएगा। नहीं, जितना कार्बन ये यूज़ करेगा उतना कार्बन इसके अंदर जाएगा, उतना ही हमारा एटमॉस्फेयर में कार्बन का लेवल कम होगा, उतना ही कार्बन का लेवल कम होगा। और जितना हम इसको काटेंगे उतना ये लोग कम यूज़ करेगा तो ऑटोमेटिक कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। यानी कुल मिला के जितना ज़्यादा प्लांट होगा उतना कम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होगा, क्योंकि वो लोग उसको कंज्यूम कर लेगा, फिक्स करेगा। और जितना कम पेड़ पौधा होगा उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगा, क्योंकि कम है तो कम लेगा तो ज़्यादातर बाहर ही घूमेगा। तो रैपिड डिफॉरेस्टेशन से यानी स्पीडली हम फॉरेस्ट को जो काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधा को जो काटते जा रहे हैं स्पीडली, बहुत ही स्पीड तरीके से, बहुत ही जल्दी जो पेड़ का कटाई हो रहा है, जंगल कट रहा है, इसके चक्कर में भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। यानी जितना ज़्यादा हम प्लांट लगाएंगे, जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में कम होगा, क्योंकि जितना प्लांट होगा उतना फोटोसिंथेसिस होगा, और जितना फोटोसिंथेसिस होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा। इसका उल्टा, जितना कम प्लांट उतना कम फोटोसिंथेसिस, जितना कम फोटोसिंथेसिस उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घूमते रहेगा। तो डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ पौधा का काटना, फॉरेस्ट का काटना, फॉरेस्ट जंगल कटने से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ऑटोमेटिक एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का मैसिव बर्निंग होना। बच्चों आप इमेजिन कीजिए, आपका घर में स्कूटर है, आपका घर में बाइक है, 4 व्हीलर है, उसमें पेट्रोल डीजल का यूज़ होता है जो कि फॉसिल फ्यूल है। बच्चों मेरा आपसे कहना है, जब आप देखते हैं आपका घर का गाड़ी स्टार्ट होता है, वहाँ से आपको धुआं रिलीज होते हुए दिखाई मिलता है। मैं यहाँ पर एक गाड़ी बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। मानिए एक गाड़ी है, तो बच्चों यहाँ से जो है, यहाँ से मानिए यहाँ से स्मोक निकल रहा है, यानी धुआं निकल रहा है। मेरा आपसे कहना है, आप एक गाड़ी जब घर में यूज़ करते हैं उसमें इतना सारा धुआं, एक गाड़ी का इतना सारा धुआं निकलता है दिन भर जब वो चलता है, तो क्या इस धरती में एक ही बाइक है, एक ही मोटरसाइकिल है, एक ही कार है, एक ही बोलेरो है? नहीं, लाखों करोड़ों है। और सोचिए ये डेली करोड़ों लीटर्स ऑफ पेट्रोल और डीजल जलता है, और जब इतना जलेगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। यानी यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। बच्चों मैं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ और भी निकल रहे हैं यहाँ से। सल्फर का कंपाउंड भी निकल रहा है, नाइट्रोजन का कंपाउंड भी निकल रहा है, लेकिन अभी मैं इसमें फोकस कर रहा हूँ कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है। यानी इधर से हम लोग इसमें पेट्रोल और डीजल डाल रहे हैं। पेट्रोल डीजल जितना जलेगा उतना ही यहाँ से CO2 गैस रिलीज होगा। इस धरती में कितना सारा 4 व्हीलर्स घूम रहा है, 2 व्हीलर्स घूम रहा है, मोटर इंजन्स घूम रहा है, मोटर बाइक, ऑटोमोबाइल्स, जिसके चक्कर में लाखों करोड़ों पेट्रोल और डीजल लीटर्स चल रहे हैं, और कितना ज़्यादा CO2 निकल रहा है। ये भी एटमॉस्फेरिक CO2 को बढ़ा रहा है। तो देखिए बढ़ा रहे हैं हम लोग किस तरीके से, डिफॉरेस्टेशन भी करके, फॉसिल फ्यूल जला के। अब सवाल ये है कि सर फॉसिल फ्यूल हम लोग क्यों जला रहे हैं? हम लोग 2 पर्पज से ही पेट्रोल डीजल को जला रहे हैं बच्चों। पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे कोयला हो, ये सब फॉसिल फ्यूल में आता है, क्योंकि ये सब एनिमल या फिर प्लांट का फॉसिल से बना हुआ है। पेट्रोल, डीजल, कोयला
चलिए फॉसिल फ्यूल जलाने का जो यूज़ करने का रीज़न देखते हैं बच्चों। रीज़न है एनर्जी। क्या रीज़न है बच्चों? एनर्जी, यानी उससे हम लोग एनर्जी लेते हैं, मानिए हीट के लिए। आपको पता होना चाहिए बच्चों, कोयला का यूज़ किया जाता था पहले जो है ट्रेन का इंजन्स को चलाने के लिए, यानी ट्रेन का इंजन्स में कोयला यूज़ होता था, तो एनर्जी के लिए यूज़ करते थे और ट्रांसपोर्ट के लिए। अभी भी बड़ा बड़ा फैक्ट्री में जो है ये सब यूज़ हो रहा है, कोयला वगैरह यूज़ हो रहा है एनर्जी निकालने के कारण, और ट्रांसपोर्टेशन में तो आप देख ही रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, जब ये जलेगा तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, यानी कार्बन बढ़ेगा। फिर बोल रहा है इंक्रीमेंट इन रेट ऑफ, ये तो दोनों रीज़न है जो ह्यूमन द्वारा कर रहा है। इंक्रीमेंट इन रेट ऑफ रिलीजिंग ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का दर बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो रहा है, रिलीज होने का जो रेट है, जैसे मानिए 100 साल पहले, अभी मैं 100 साल पीछे जाऊं तो एटमॉस्फेयर में कम कार्बन ऐड हो रहा था, यानी एक साल में उतना कार्बन डाइऑक्साइड पहले नहीं बढ़ रहा था जितना आज बढ़ रहा है, क्योंकि 100 साल पहले गाड़ी कम, मोटर कम, इंडस्ट्रीज कम, फैक्ट्रीज कम, ट्रांसपोर्टेशन का कम, एनर्जी का यूज कम, डिफॉरेस्टेशन भी कम होता था क्योंकि ह्यूमन कम था, इतना सारा कम चीज हो रहा था पहले। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड हवा में एक साल में उतना ऐड नहीं हो रहा था, अभी जितना हो रहा है। तो पहले रेट ऑफ रिलीजिंग कम था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन का रेट कम था, अभी ज्यादा हो गया है, और अभी ज्यादा हो गया है तो यही रेट ऑफ इंक्रीमेंट या फिर रेट ऑफ रिलीजिंग ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज नॉन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी हमारा एटमॉस्फेयर में CO2 का ऐड होने का दर को, CO2 का ऐड होने का रेट को ही हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसका इंक्रीजिंग रेट। अभी हम लोग का ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ने के कारण क्या क्या उसका इफेक्ट होगा, दुष्परिणाम होगा, दुष्प्रभाव होगा, हम लोग इसी चैप्टर में आगे जाके भी समझेंगे। तो ध्यान रहे बच्चों, हम लोग जितना भी अभी आप पढ़े हैं, चाहे वो CO2 खुद से कैसे बढ़ता है, कार्बन साइकिल क्या होता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, यानी कार्बन का इंक्रीजिंग रेट इन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से खुद ब खुद बढ़ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अभी पढ़ेंगे फॉस्फोरस साइकिल। जैसे कार्बन साइकिल खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फोरस साइकिल। हाँ बच्चों आप लोग नोट कर चुके होंगे, और अब देखिए हम लोग एक और इम्पोर्टेंट साइकिल पढ़ रहे हैं, यह है फॉस्फोरस साइकिल। कार्बन साइकिल खत्म हो गया है। कार्बन साइकिल जो था वो गैसियस साइकिल था, यानी एटमॉस्फेयर में भी कार्बन का रिजर्वायर बहुत ज़्यादा है। आप लोग देख रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में भी कार्बन बहुत बड़ा लेवल में एग्जिस्ट करता है। और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉस्फोरस साइकिल, जो कि एक प्योर सेडिमेंट्री साइकिल है। कौन सा साइकिल है? प्योर सेडिमेंट्री साइकिल, यानी ये अर्थ क्रस्ट, अर्थ सरफेस तक ही सीमित रहेगा, ये प्लांट्स एनिमल्स से ही रहेगा। ये कभी भी हवा में गैस के रूप में फॉस्फोरस का पाया जाना नहीं है कोई संभावना, यानी गैसेस के रूप में ये नहीं मिलेगा, ये सेडिमेंट्स के रूप में मिलेगा। तो इसको हम लोग सेडिमेंट्री साइकिल चलेगा ये, यानी इसका जो साइकिल होगा वो गैसियस साइकिल नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस था तो गैसियस साइकिल चला, ये सेडिमेंट्स के रूप में मिलता है, जैसे कैल्शियम हो गया, उसके बाद आपका सल्फर हो गया, उसके बाद आपका फॉस्फोरस हो गया, ये सब चलता है सेडिमेंट्री साइकिल। चलिए फॉस्फोरस का साइकिल चलाते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यह हमारे पास एक प्लांट है। क्या है बच्चों? ये एक प्लांट है, और जब ये प्लांट है तो इसके पास फॉस्फोरस भी होगा। सर फॉस्फोरस कहाँ है? आपको पता होना चाहिए बच्चों, प्लांट जो है नीचे से फॉस्फोरस लेता है, यानी अपना जड़ के थ्रू फॉस्फोरस ऊपर ले जाता है। सर ये फॉस्फोरस इसको मिला कहाँ कि ऊपर ले गया? सवाल तो ये भी है। तो मैं आपको बताऊं, जो फॉस्फोरस का जो मेन रिजर्वायर है, यानी फॉस्फोरस जो मेनली जहां पाया जाता है वो होता है रॉक्स के अंदर। कहाँ? रॉक्स के अंदर। तो देखिए यहाँ नीचे बड़े बड़े रॉक्स पाए जाते हैं, आपको पता होगा।
सब यहाँ जो नीचे जो है बेड रॉक में आपको पढ़ाया था सॉइल प्रोफाइल में, यहाँ जो रॉक्स पाया जाता है, इन रॉक्स में फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर ये अबंडेंट नेचर में होता है। ये ढेर सारा फॉस्फोरस इन रॉक्स के अंदर है। और आपको पता होगा जब ये रॉक्स का वेदरिंग होगा तो धीरे धीरे यहाँ से जब रॉक्स टूटेंगे तो यहाँ से धीरे धीरे फॉस्फोरस रिलीज होगा और ये फॉस्फोरस धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और इस फॉर्म में पड़ा रहेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्थोफॉस्फेट। इसको थोड़ा मैं इस तरफ लिखूंगा। ये हो गया आपका ऑर्थोफॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फोरस जो है यहाँ से जो ये जो फॉस्फोरस जो आपका रॉक्स से निकलेगा ये धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएगा। और ये इस तरह ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके सॉइल में ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में मिलेगा। और इस फॉर्म से अब फॉस्फोरस को ऊपर कौन ले जाएगा? प्लांट। किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू। ये रूट्स और हेयर्स के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू ये प्लांट जो है इस फॉस्फोरस को अपने अंदर लेगा और प्लांट जो है इन ऑर्थोफॉस्फेट को, ऑर्थोफॉस्फेट में आप मेन फोकस कीजिए, फॉस्फोरस जा रहा है ऊपर, ऑक्सीजन क्या होगा वो यूज करेगा, फेंक देगा, उसका कहना है। इस रूप में फॉस्फोरस ऊपर जा रहा है। तो बच्चों फॉस्फोरस एक्चुअली आया कहाँ से? ये ध्यान दीजिए, फॉस्फोरस आया इन रॉक्स से। इन नेचुरल रिजर्वायर है रॉक्स। इन रॉक्स के अंदर बड़े बड़े चट्टानों के अंदर फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर पाया जाता है। ये फॉस्फोरस यहाँ से धीरे धीरे रॉक का वेदरिंग होगा, ये फॉस्फोरस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे जैसे फॉस्फोरस ऊपर की तरफ जाएगा ये मिट्टी में जाएगा, इस रूप में चला जाएगा, फिर इस रूप का फॉस्फोरस को ये प्लांट लेगा। अच्छा सर, फॉस्फोरस जो है वो प्लांट के अंदर क्या काम करेगा? सवाल तो ये भी है कि सर फॉस्फोरस का काम क्या है, क्यों प्लांट इतना मेहनत कर रहा है और क्यों ये यहाँ से टूट फूट के वहाँ जा रहा है और प्लांट इस फॉस्फोरस का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस फॉस्फोरस का प्लांट के अंदर काम आखिर है क्या? तो बच्चे ध्यान रहे, अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे या फिर सुने होंगे तो आपको पता होना चाहिए डीएनए में भी फॉस्फोरस का यूज होता है। यानी डीएनए बनने में आपको पता होना चाहिए डीएनए में फॉस्फेट का यूज़ होता है। फॉस्फेट का यूज़ होता है बच्चों, अगर आप डीएनए पढ़े होंगे आप लोग, जैसे कि बना रहता है शुगर से। डीएनए अगर हम लोग बोलते हैं बच्चों कि डीएनए बना रहता है आपका न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना हुआ रहता है। तो ध्यान रहे बच्चों, जब आप वहाँ पर अच्छे से डीएनए को देखते हैं तो वहाँ फॉस्फोरस मिलता है। यानी फॉस्फोरस का डीएनए में बनने में बहुत बड़ा रोल है। तो फॉस्फोरस जो है वो डीएनए का हिस्सा है। यानी अगर डीएनए बनाना है प्लांट्स को, सर डीएनए क्यों बनाना है भाई? प्लांट्स भी बनाए सेल से, सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस है तो वहाँ डीएनए भी होगा। तो डीएनए बनने में यानी ये फॉस्फोरस जो है लेके अपना डीएनए बनाया, आरएनए बनाया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया। बच्चा आपको होना चाहिए फॉस्फोलिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्लास 9th में ही आप पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है। उसके बाद एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ दिख रहा है। यानी ढेर सारा प्रोडक्ट्स बनने के लिए प्लांट्स को फॉस्फोरस का नीड था, जो यहाँ से पूरा हो रहा है। इसके अंदर फॉस्फोरस गया, इन्होंने इसी फॉस्फोरस का यूज़ करते हुए डीएनए बनाया, इसी फॉस्फोरस का यूज़ करते हुए आरएनए बनाया, इसी फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ फॉस्फोरस से बना है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब चीज में फॉस्फोरस है। क्या है? फॉस्फोरस है। और वो फॉस्फोरस कहां से मिला? यहां से मिला। देखिए अब सवाल यह है कि ये फॉस्फोरस इसके अंदर गया, ये फॉस्फोरस का साइकिल चलाएंगे हम लोग। दोबारा फॉस्फोरस को यहां लाके जमा करना है बच्चों। अभी ये यहां से यहां गया, दोबारा यहां जमा करना है, फॉस्फोरस का साइकिल चलाना है हमें। चलिए अब मेरा सवाल है, अब इसे कोई एनिमल खाएगा, कोई एनिमल इस प्लांट को खाएगा, इस प्लांट को खाएगा तो इस प्लांट के अंदर फॉस्फोरस है, यानी प्लांट का सेल में फॉस्फोरस है।
सेल में ही तो सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल में ही सेल वॉल होगा, सेल में ही न्यूक्लियस होगा, सेल में ही डीएनए होगा। यानी फास्फोरस जहां जहां था, इस प्लांट का लीव्स को, टहनी को इस एनिमल ने खाया। और बच्चों ध्यान रहे, यानी जो फास्फोरस इन्होंने लिया था, ये फास्फोरस इसके अंदर गया कि नहीं गया बच्चों? मान लीजिए इन्होंने एक लीव्स खाया होगा, क्या उस लीव्स में फास्फोरस नहीं है? यह फास्फोरस इसके अंदर चला गया, इसके अंदर फास्फोरस चला गया बच्चों। ये फास्फोरस से ये क्या बनाएगा? इस फास्फोरस से ये दोबारा उस फास्फोरस से जो यहां से यहां आया, ये उससे अपना डीएनए बनाएगा, ये भी अपना आरएनए बनाएगा, ये अपना बोन बनाएगा, ये भी एटीपी बनाएगा। यानी यहां से फास्फोरस गया, ये काम चलाया, इसको खाया, इसके अंदर फास्फोरस, इसके अंदर फास्फोरस, अब ये अपना सारा फास्फोरस से रिलेटेड चीज बनाएंगे। यानी इसका भी डीएनए बनेगा, वही फास्फोरस यूज हो रहा है, इसका भी आरएनए बनेगा, इसका बोन बनेगा, एटीपी बनाएगा। अब ध्यान रहे बच्चों, ये भी तो कभी ना कभी मरेगा। अब सवाल बच्चा ये पूछेगा, सर अगर ये नहीं मरा, इसको कोई और खा गया तो कुछ नहीं होगा, फिर वही होगा। मानिए ये हर्बीवोर है, इसको लायन खा गया। कौन खा गया? शेर खा गया। शेर खाएगा, उसके अंदर ये सारा काम होगा, यानी यहां से ट्रांसफर उसके अंदर होगा, फिर इसको खाएगा, फास्फोरस उसके अंदर जाएगा, फिर वो सारा चीजें बनाएगा। लेकिन फिर वो क्या होगा? लायन का क्या होगा? मरेगा, कभी ना कभी तो मरेगा। चलिए इसको अभी मारते हैं। बच्चों ध्यान रहे, वैसे तो जानवर को मारना गलत बात है, लेकिन हमें मारना पड़ेगा। इसे मारना है यार, अब अगल बगल किसी को ना मार दे। ये बोर्ड में मार रहे हैं, ये जानवर मर गया, मरेगा तो इसका डेट्राइटस बनेगा। क्या बनेगा? डेट्राइटस बनेगा। डेट्राइटस यानी कूड़ा कचरा बनेगा, इसका लिटर बनेगा। अच्छा, इसका डिकम्पोजिशन होगा, यानी बैक्टीरिया, माइक्रोब्स इसके ऊपर काम करेंगे, इसको सराएगा, गलाएगा, और सराएगा गलाएगा तो लास्ट में जाके इसका ह्यूमस बनेगा, ह्यूमिफिकेशन होगा, ह्यूमस बन जाएगा इसका। सर गल के ये मिट्टी में मिलेगा, और जब उस मिट्टी में मिलेगा तो इसके अंदर जो फास्फोरस है, वो फास्फोरस वहां पर इस तरीके से खाली खाली घूम रहा होगा, क्योंकि बैक्टीरिया ने इन फास्फोरस को इसका शरीर से अलग अलग कर दिया है। कैल्शियम अलग क्या है, फास्फोरस अलग क्या है, कार्बन अलग क्या है, नाइट्रोजन अलग क्या है, यानी इसका शरीर का सारा हिस्सा में, सारा कंपाउंड्स में, सारा एलिमेंट्स को अलग अलग करके ह्यूमस के अंदर पड़ा हुआ है। बारिश होगा, क्या होगा? बारिश हुआ, बारिश जैसे ही हुआ फास्फोरस ने अपना घर चला गया, यानी फास्फोरस का लीचिंग होगा, फास्फोरस का लीचिंग होगा, यहां से मिनरल्स यानी फास्फोरस निकल के वापस रॉक्स के अंदर चल जाएगा। बच्चा पूछेगा, सर अगर रॉक के अंदर नहीं गया तो? रॉक्स के अंदर नहीं जाएगा, धीरे धीरे तो जाएगा, नहीं गया तो कुछ पानी में जाएगा। जब यहां पर रेनफॉल होगा, इस ह्यूमस के अंदर रेनफॉल होगा, ये वाटर में भी जा सकता है फास्फोरस, वाटर में जाएगा, वाटर में जाएगा तो इस फास्फोरस को फाइटोप्लैंक्टन्स यूज करेगा, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएगा जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन के अंदर चला गया, जूप्लैंक्टन को खाएगा स्मॉल फिश के अंदर जाएगा, इस स्मॉल फिश से ये फास्फोरस चला गया इस बर्ड के अंदर, ये बढ़ जाएगा, जाके फिर से कभी ना कभी ये किसी पेड़ में बैठेगा। कहाँ बैठेगा बच्चों? ये पेड़ में बैठेगा, वहाँ बैठ के ये कुछ करेगा। ये क्या कर रहा है आप देख रहे हैं, और जो ये करेगा इसको बोलेंगे ग्वानो। क्या बोलेंगे? ग्वानो। ग्वानो में फिर से फास्फोरस है, क्योंकि ये फास्फोरस खाया था, गया था, फास्फोरस निकाल दिया। फास्फोरस ये मिट्टी में मिलेगा, फिर ये प्लांट लेगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां। ऐसा भी तो हो सकता है ना? कब तक ये ऐसा करेगा? इसके अंदर भी तो कुछ फास्फोरस रह गया होगा, क्या पूरा निकाल दिया? नहीं, इन्होंने भी अपना डीएनए बनाया, इन्होंने भी अपना आरएनए बनाया, इन्होंने भी अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है, इसके अंदर भी कुछ फास्फोरस रह गया है। वो फास्फोरस कहां से लिया था? ये स्मॉल फिश से लिया था, कुछ निकाल दिया, कुछ रह गया, जो रह गया फिर कभी ये मरेगा, और जब मरेगा फिर ये मिट्टी में मिलेगा, डिकम्पोजिशन होगा,
फिर रेनफॉल होगा, फिर लीचिंग होगा, फिर ह्यूमस, और फिर ये रॉक्स के अंदर जाएगा। यानी इस तरीके से फास्फोरस यहां से निकल रहा है, जा रहा है, फिर वही आ रहा है। देख रहे हैं बच्चों, ये साइकिल है या नहीं है? ये साइकिल है। यहां से निकला ये फिर यहां, यानी रॉक्स के अंदर ही। यही रॉक्स है, बट ये अलग अलग बनाना पड़ा। तो बच्चों ध्यान रहे, मैं जो आपको बता रहा हूं फास्फोरस साइकिल, ध्यान रहे फास्फोरस का मेन पॉइंट, इसका मेन रिजर्वायर है रॉक्स, यानी रॉक्स में ही ये ज्यादा दिन तक पड़े रहते हैं, वहां से कुछ दिन के लिए बाहर जाते हैं, फिर वहां वापस आ जाते हैं। फास्फोरस का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारा शरीर के अंदर, खुद हम लोग के अंदर भी बोन में फास्फोरस है, हमारा शरीर के अंदर सेल मेम्ब्रेन में फास्फोरस है, शरीर में आरएनए में, एटीपी में, एडीपी में, बहुत सारा चीज़ में बच्चों फास्फोरस का यूज़ है। हमारे अंदर फास्फोरस कहाँ से आया? या तो हम एनिमल्स को खा के लिए होंगे, या तो प्लांट से लिए होंगे। एनिमल्स को कहाँ मिला था? प्लांट से ही मिला था। प्लांट्स कहाँ से लिया था? नीचे रॉक्स से प्लांट्स के पास आया था। क्या हमारे अंदर का फास्फोरस फिर नीचे जाएगा? हाँ जाएगा। जब हम लोग मर जाएंगे, हमारा ह्यूमस बनेगा तो फिर हमारे अंदर जो फास्फोरस है वो फास्फोरस लीचिंग के थ्रू नीचे जाएगा, या फिर सॉइल में रहेगा, सॉइल से फिर ये प्लांट लेगा। तो बच्चों ध्यान रहे, क्या अभी तक इतना फास्फोरस कर रहे हैं, कहीं भी फास्फोरस को हवा में उड़ते हुए देखा आपने? ना बाबा ना। ध्यान रहे मुन्ना, जब तक फास्फोरस एक बार भी अभी तक हवा में नहीं आया, तो क्या ये गैसियस साइकिल है? ना मुन्ना, ये सेडिमेंट्री साइकिल है। यानी फास्फोरस एक बार भी, एक टाइम भी ये एटमॉस्फेयर में ऐसे ही हैसियस रूप में नहीं आया, और नहीं आया तो फास्फोरस का साइकिल प्योर सेडिमेंट्री साइकिल। ध्यान रहे, फास्फोरस का साइकिल प्योर सेडिमेंट्री साइकिल, यानी एनिमल से प्लांट, प्लांट से रॉक्स में ही घूमते रहा, ऐसे ही हवा में नहीं आया। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आया था, वो हमारा एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, इतना डिटेल में पढ़ाने का एक ही मकसद हो, बस आपका एग्जाम एक झटके में क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, दुरुस्त रहिए।